आजादी के आंदोलन का सबसे लोकप्रिय गीत वंदे मातरम पर आज लोकसभा में चर्चा हुई और कल राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। इस महाबहस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को वंदे मातरम और देश विभाजन के लिए कसूरवार ठहराया। फिर क्या था, विपक्ष ने भी मोदी सरकार और बीजेपी को कटघरे में रखने का प्रयास किया। सवाल यह है कि जिस राष्ट्रगीत का सब गुणगान करते हैं, इस पर सियासी खींचतान क्यों मची है? ऐसे आरोप प्रत्यारोपों से आखिर क्या हासिल होगा? संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चल रही बहस में और भी बहुत से आयाम जुड़ेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर आज जब लोकसभा में बहस की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में निशाने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर 1937 में इस गीत के प्रमुख छंदों को हटाने यानी इसके टुकड़े करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि इसी के तहत विभाजन के बीज बोए गए थे। तो इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से सांसद गौरव गोगोई और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला। वहीं प्रमुख वक्ताओं में से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी इस मौके पर मोदी सरकार पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने वंदे मातरम और भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस को कसूरवार ठहराकर जोरदार प्रहार किया। वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात करने और जिन्ना की मुस्लिम लीग के दबाव में इसके टुकड़े करने का मुद्दा उठाया तो वहीं उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब देश वंदे मातरम की 100वीं वर्षगांठ मना रहा था तब देश में आपातकाल लगा हुआ था। पीएम मोदी और बीजेपी वंदे मातरम के जिस अंश को मूल पाठ से हटाने का आरोप लगाती आई है, पीएम ने आज संसद में उसका पाठ भी किया जिसमें मां दुर्गा का जिक्र है। पहले इसे सुनिए। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन, इस प्रकार भारत को जितना नीचा दिखा सके ऐसी एक फैशन बन गई थी। और उसमें हमारे यहां भी जिन्होंने तैयार किए थे वो लोग भी वही भाषा बोलते थे। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल बिहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना होने के बाद से समाज में हर वर्ग के लोग आजादी के आंदोलन में बड़ी श्रद्धा और भावना से इसका पाठ करते रहे, लेकिन 60 साल बाद जाकर अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति वाले झांसे में आकर इस गीत में धर्म की स्तुति बताकर मुसलमानों को भड़काया गया और वो इसके झांसे में आ गए। फिर मुस्लिम लीग की जिद पर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत वंदे मातरम का विभाजन स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि इन्हीं वजहों से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी बदलकर माओवादी नेशनल लीग कांग्रेस यानी एमएनसी हो गई। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी
इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। पीएम के संबोधन से राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाए जाने की चाहत दिखी। पीएम मोदी के आरोपों का जवाब गौरव गोगोई ने दिया। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। आज लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई विशेष चर्चा एक गहन राजनीतिक टकराव में बदल गई। जहां कांग्रेस पर विभाजनकारी और तुष्टीकरण की नीति के आरोप लगे, तो वहीं विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरा। पलटवार में कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया और इसके पीछे बंगाल चुनाव की बात कही और वोट चोरी और दूसरे अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। साथ ही पीएम मोदी पर राष्ट्रीय गीत के राजनीतिकरण का भी आरोप लगाया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है। दिलचस्प बात यह है कि सियासी संग्राम अपनी जगह, लेकिन सभी दलों के नेताओं ने वंदे मातरम का गुणगान किया। जाहिर है सभी खुद को देशभक्त बताते हैं। फिर सवाल है कि इस मुद्दे पर संसद में 10 घंटे की महाबहस की जरूरत क्या थी? तो समझिए, संसद में वंदे मातरम पर बहस का मुख्य मकसद राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसके महत्व को रेखांकित करना है। इसे कुछ पॉइंट्स से समझ सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाना, देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना, राजनीतिक विमर्श, चुनावी लाभ और वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा। क्योंकि कई बीजेपी नेताओं ने समय समय पर यह मांग उठाई है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए।
जो लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच के अंतर नहीं समझ पाते, उन्हें जानना चाहिए कि मुख्य कानूनी अंतर ये है कि केवल राष्ट्रगान ही राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, जबकि राष्ट्रगीत को ऐसी कोई खास कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं है, भले ही दोनों को समान सम्मान दिए जाने की अपेक्षा की जाती है। विपक्ष ने जिस तरह पीएम मोदी के आरोपों पर पलटवार कर बीजेपी पर आरोप लगाए, उसका सबसे सटीक जवाब देते हुए बीजेपी के वैजयंत जय पांडा ने कांग्रेस को प्रायश्चित करने की सलाह दी। जाहिर है प्रायश्चित किसी पाप का ही किया जाता है। आप बताओ 150 साल बाद वंदे मातरम पर बहस की जरूरत पड़ी। देश को आजाद हुए 75-80 साल हो गए, तब तो उन्होंने कभी नहीं उठाया, ना जनसंघ ने उन्होंने उठाया कि वंदे मातरम क्या। और फिर ये प्रस्ताव किसका था? गुरु रवींद्रनाथ टैगोर का। तो वंदे मातरम के उस पर सवाल उठाना माने जो गुरुदेव है रवींद्रनाथ टैगोर, उनका अपमान है। You know, Prime Minister Modi is a phenomenal speaker. He motivates crores of people all over the country, all over the world. And he has spoken about the history of Vande Mataram, about the role it has played in our freedom struggle, in our breaking away from the colonial mindset. Now, if the opposition feels that this is taking political advantage, they have to introspect. हालांकि कुछ लोग इस बात पर नाराज होंगे कि राष्ट्रगीत को सम्मान देने वाली इस बहस के सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की भावनात्मक और वैचारिक बहसें बीजेपी को अपने मुख्य वोट बैंक को लामबंद करने और संभावित आगामी चुनाव जैसे कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ध्रुवीकरण करने में मदद कर सकती है, जहां सांस्कृतिक पहचान एक प्रमुख मुद्दा है। इसकी झलक संसद के बाहर भी वार पलटवार में दिखती है। हम सभी ने अभी सदन में एक ऐतिहासिक भाषण सुना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी ने वंदे मातरम के 100 वर्ष पूर्ति के अवसर पर आज ऐतिहासिक भाषण देते हुए वंदे मातरम को एक प्रबल भावना बताते हुए कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी का जो विश्वासघात वंदे मातरम के प्रति रहा था उसका उजागर किया है। प्रधानमंत्री जी, एक जवाब दे दीजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, ग्वालियर टैंक में मुंबई में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो आपकी मात्र संस्था जिसके आप खुद सदस्य रहे हैं, जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, वो अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए क्यों कह रही थी? अंग्रेजों का साथ देने के लिए क्यों कह रही थी? तो उस समय अंग्रेजों के साथ खड़े होने के लिए क्या आप लोकसभा में माफी मांगेंगे? पूरे देश से माफी मांगेंगे? क्योंकि आपके आजादी के आंदोलन में आपका रवैया अंग्रेजों के साथ था, देशभक्तों के साथ नहीं। देखिए, वंदे मातरम ये केवल एक गीत नहीं है, तो ये भारत की स्वतंत्रता का मंत्र है, ये राष्ट्रवाद का मंत्र है। जिस वंदे मातरम को गाते हुए भारत के कई स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी फांसी झूल गए, लेकिन उफ तक नहीं कहा, ये वो महामंत्र है जिस महामंत्र ने देश के आम आदमी को स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ा। ये वो महामंत्र है। आज लोकसभा में चर्चा के साथ ही अब मंगलवार को वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा होगी। ऐसे में सवाल है कि संसद में राष्ट्रगीत पर बहस से आखिर क्या हासिल होगा? मूल वंदे मातरम के जिन अंशों को आजादी के पहले हटा देने के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, क्या वो अंश फिर से जोड़े जा सकते हैं? संभव है कि बीजेपी की मंशा उसी मूल वंदे मातरम के गायन की हो, लेकिन अब तक की बहस में विपक्ष का जो रुख रहा है उससे लगता है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर संसद में चल रही बहस से व्यावहारिक स्थिति में तत्काल कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना बेहद कम है, लेकिन इसके राजनीतिक और सामाजिक असर से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। इस बहस से हासिल होने वाले तथ्यों की बात करें तो इस संसदीय बहस के परिणाम के तौर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज होने की संभावना है। ऐतिहासिक संदर्भ पर जागरूकता बढ़ेगी, संसदीय समय का उपयोग होगा। संसद में इस विषय पर चर्चा से दूसरे तात्कालिक बड़े मुद्दे जैसे आर्थिक या सामाजिक समस्याओं से ध्यान हट सकता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने ऐसी बातें रखी भी हैं और वर्तमान स्थिति पर मुहर की संभावना है।
संभव है बहस 1950 में संविधान सभा की तरफ से लिए गए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मूल फैसले की पुष्टि हो। ऐसे में साफ है कि राष्ट्रगीत पर संसद में इस बहस का मकसद किसी कानूनी बदलाव की तुलना में विचारधाराओं को मजबूत करना और जनता की राय को प्रभावित करना ज्यादा लगता है। इसका अगर सियासी मकसद है तो दोनों पक्ष इसके जरिए अपने अपने वोटर्स तक संदेश पहुंचा चुके हैं या वोटर्स के प्रति जवाबदेह बनने की तैयारी में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।